वेलकम बैक स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग बायो पढ़ेंगे और आपके जो साइंस की एक कंबाइंड बुक है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के लिए, वो लेसन 5 से शुरू होता है जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ लेक्चर इस पे हम लोगों ने अटेंड किया था जब हम लोग लाइव क्लास अटेंड किए थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि सेल का खोज कैसे हुआ, फंडामेंटल यूनिट क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद सेल थ्योरी क्या है, सेल सबसे पहले कहाँ देखी गई, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, और इसके बाद इसमें हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग टाइप के प्लेस पे पाए जाने वाले या अलग अलग ऑर्गन के लिए सेल की स्ट्रक्चर जो होती है वो अलग अलग होती है। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि सेल क्या चीज़ से मिल करके बना होता है, या फिर हम ये कह रहे हैं कि सेल का ऑर्गेनेल्स क्या है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना है, सेल के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 बेसिक पार्ट हैं सेल का। एक तो है न्यूक्लियस, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उन दोनों के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है, जो सब्सटेंस पाया जाता है, मटेरियल पाया जाता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। हम लोग आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे या सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की जब बात करेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किसी भी सेल का सबसे बाहरी वाला कवर होता है, ठीक है ना। यानी ये सेल को किसी बाहरी वातावरण से उस सेल को अलग करता है, ठीक है। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो कुछ परमिट करता है बाहर की चीज़ों को अंदर आने के लिए और अंदर की चीज़ों को बाहर जाने के लिए, ठीक है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से हो करके कुछ पदार्थ, कुछ मटेरियल बाहर से अंदर आ सकते हैं और अंदर से बाहर जा सकते हैं। यानी कि सम मटेरियल कैन मूव फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल और इंटरनल टू एक्सटर्नल, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे कि जब ऐसी बात आती है तो हम कहेंगे कि उस मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि कुछ स्पेशल टाइप के मेम्ब्रेन को भी वो इन और आउट जाने दे रहा है, इसलिए हम लोग उसको किस नाम से पुकारेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या सीखा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। किसको बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो एवरी टाइप के मटेरियल को अपने अंदर से आने जाने नहीं दे रहा, बल्कि कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल को अलाउ कर रहा है, इसलिए, ठीक है। अब आता है ऐसे में कौन है, जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड को ही देख लीजिए आप लोग, या ऑक्सीजन को देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर फॉर्म होता है तो सेल से उसको बाहर जाना पड़ता है, और ऑक्सीजन जो रहता है वो सेल के बाहर रहता है, उसको सेल के अंदर आना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से उनका मूवमेंट होता है। ये जो मूवमेंट है ऑक्सीजन गैसेस का या कार्बन डाइऑक्साइड का, वो सिर्फ डिफ्यूजन के कारण होता है। डिफ्यूजन क्या है कि जब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डिफ्यूजन, ठीक है। हम कार्बन डाइऑक्साइड के केस में या ऑक्सीजन के केस में यही बातें देखते हैं। कैसे देखते हैं, सपोज करिए ये सेल है और ये सेल का मेम्ब्रेन। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा तो सेल के अंदर बनेगा। क्यों बनेगा सेल के अंदर, क्योंकि जो रेस्पिरेशन का वर्क होगा
ठीक है, वो कहाँ बनेगा, तो सेल के अंदर बनेगा। जब सेल का अंदर रेस्पिरेशन वर्क होगा तो वहीं पे रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को करना क्या होता है स्टूडेंट, तो यहाँ से बाहर अपने लंग्स में ले जाना होता है, और लंग्स से फिर उसको अपने बॉडी से नसल कैविटी के द्वारा अलग कर दिया जाता है। तो हम कुल मिला के ये समझें कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन सेल के अंदर हो रहा है। जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन अगर सेल के अंदर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूज अमाउंट में होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल के इनसाइड में ह्यूज अमाउंट है और आउटसाइड में लेस अमाउंट में है, तो इसका मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेल के इनसाइड में ज्यादा है और आउटर साइड में कम है। अब क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, ठीक है, या प्लाज्मा, सॉरी सेल वॉल हम इसको नहीं बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को परमिट करेंगे अपने अंदर से बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना शुरू कर देगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। फिर इसी तरह से आप देख पाएंगे कि ऑक्सीजन जो होता है लंग से होकर आता है और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, ब्लड स्ट्रीम उसको सेल के अंदर प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे O2 ह्यूज अमाउंट में होगा, एक्यूमुलेशन होगा O2 का, इसलिए यहाँ हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा और इधर लो कंसंट्रेशन होगा, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ एंटर कर जाएगा एक्सटर्नल से इंटरनल, ठीक है, सेल के इनसाइड में। तो इस तरह से आप देख लिए कि किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट हो रहा है। ये एक इसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आता है कि जो डिफ्यूजन होता है वो उसमें कौन सा लॉ को ओबे करना पड़ता है, ये जानना अगर है तो आपने देखा कि जो मटेरियल है या वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव करते हैं। केवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि वाटर का भी मूवमेंट होगा। कहाँ से, इनसाइड सेल से एक्सटर्नल में या एक्सटर्नल से इंटरनल यानी सेल के अंदर में। तो जब वाटर का मूवमेंट होगा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के, तो इस टाइप के डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं, स्पेशली इसके लिए वाटर के लिए। ठीक है, अब आता है कैसे इसका मूवमेंट होता है। तो जो मूवमेंट होता है वाटर का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के होता है, और इससे जो अमाउंट होता है वाटर का डिजॉल्व वो क्या होता है, इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें वाटर मूव करता है, कहाँ से, हाई रीजन ऑफ वाटर कंसंट्रेशन से लोअर रीजन ऑफ वाटर कंसंट्रेशन। और कब तक ये मूव करता रहता है, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना हो जाए, यानी दोनों बाहर में और अंदर में वाटर की जो परसेंटेज है, अमाउंट है, वो क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक, अब आता है सवाल कि अगर what will happen if you put an animal cell or plant cell into solution sugar, क्या कर रहा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को या तो साल्ट के सॉल्यूशन में या शुगर के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या हैपन होगा उस सेल के साथ। तो अगर इसको जानना है तो इसके लिए आप प्लांट सेल या एनिमल सेल कहाँ आप पाएंगे, उसके बजाय हम एक दूसरा मेथड देख सकते हैं और जस्ट वैसे ही फिनोमिना उस सेल में भी अकर होगा। ठीक है, आइए हम लोग कुछ और बातें समझते हैं। हम लोग एक बात समझते हैं कि इसमें मूवमेंट से रिलेटेड, वो ये है स्टूडेंट कि जब हमारे पास वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा, ठीक है, आउटसाइड सॉल्यूशन में, यानी सेल जो है इस सेल से आउटसाइड में वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक, और जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो ऑस्मोसिस से ये वाटर सेल इसको गेन करेगा, यानी ये वाटर कहाँ इंटर करेंगे, इनसाइड सेल इंटर करेंगे। ठीक है,
तो इस टाइप के सॉल्यूशन को, इस टाइप के सॉल्यूशन को जब वाटर बाहर ज्यादा हो, सेल के अंदर इंटर कर रहा हो, तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन बन रहा है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन याद हो गया आपको? सेकेंड केस है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो वाटर बाहर में ज्यादा था, अंदर में कम था, लेकिन ये केवल ऐसा नहीं होता है कि वाटर बाहर वाला अंदर ही आता रहता है, बल्कि अंदर में जो वाटर की परसेंटेज कम है वह भी बाहर जाता रहता है, ठीक। बट अगर नेट मूवमेंट देखा जाए तो बाहर से अंदर आने की प्रक्रिया ज्यादा होती रहती है। नेट मूवमेंट क्या होता है? बाहर से अंदर ज्यादा होता है। और ऐसे कंडीशन में जब वाटर बाहर से अंदर आता है तो क्या देखने को मिलेगा? ये जो सेल होंगे ये सेल स्वेलन हो जाएंगे, फूल जाएंगे, क्योंकि बाहर से पानी अंदर आ रहा है, वाटर अंदर आ रहा है, ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि सेल में अंदर में वाटर का परसेंटेज ज्यादा हो, यानी वाटर का कंसंट्रेशन इनसाइड सेल ज्यादा हो और आउटर साइड में कम हो, तो ऐसे कंडीशन में इक्विलिब्रियम को गेन करने के लिए इनसाइड का वाटर कहाँ जाना शुरू कर देगा? आउटसाइड में जाना शुरू कर देगा, ठीक है। क्या करना शुरू कर देगा? इनसाइड का वाटर आउटसाइड में जाना शुरू कर देगा। जब इनसाइड का वाटर आउटसाइड में जाना शुरू कर देगा तो ऐसे सॉल्यूशन को, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नाम गलत लिख दिया हूँ, सॉरी इसके लिए। बाहर से अंदर जब वाटर इंटर कर रहा है तो बात सही है कि ये स्वेल हो जाएगा सर, उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे, सॉरी हाइपरटोनिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सॉरी हाइपोटोनिक, ठीक है स्टूडेंट, हाइपोटोनिक। थोड़ा सा नाम एक ही तरह का है इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो गई। हाइपोटोनिक बोलेंगे जब आउटर में वाटर ज्यादा हो, उसका मूवमेंट इनसाइड हो, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। सेकंड मैं बता रहा था कि इनसाइड से वाटर ज्यादा हो जाए, आउटसाइड में वाटर कम हो, तो इनसाइड से वाटर कहाँ जाएगा? आउटसाइड जाएगा, इसको आप बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जब ये मूवमेंट, हाइपोटोनिक ये मूवमेंट हो और हाइपरटोनिक ये। एक थर्ड केस है स्टूडेंट, बट उसको बताने से पहले आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि अगर वाटर इससे बाहर जा रहा है, इसका मतलब इसमें वाटर कम हो रहा है, और वाटर से अगर स्वेलिंग फॉर्म में है सेल, तो उसकी वाटर निकाल दिया जाए, चूस लिया जाए, तो वो कैसा दिखने लगेगा आपको? तो उसमें श्रिंकल हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्वेलम हो जाता है, इसमें क्या आ जाता है? कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। एक थर्ड केस है, इसमें भी नेट मूवमेंट अगर देखा जाए तो नेट मूवमेंट इन साइड से आउट साइड में होता है। वैसे मूवमेंट दोनों साइड से होता है, बट इन से आउट में ज्यादा और आउट से इन में कम, इसलिए नेट मूवमेंट जो होता है वो इन से आउट में ज्यादा होता है, इसलिए इसमें स्ट्रिंग लिखेगा या कॉन्ट्रैक्शन लिखेगा। तो थर्ड केस स्टूडेंट की वाटर का परसेंटेज यहाँ भी ज्यादा हो जाए, उतना ही रहे, और बाहर में भी क्या है? उतना ही रहे, ठीक है। यानी यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे क्या हो? इक्वल। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे कंडीशन में होगा रियल में ये कि यहाँ से भी यहाँ वाटर का मूवमेंट होगा और यहाँ से यहाँ का भी वाटर का मूवमेंट होगा, बट आप देख पाएंगे कि दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो जो मूवमेंट होगा वाटर का वो सेम अमाउंट में होगा। यानी ओवरऑल या नेट मूवमेंट अगर देखेंगे तो वाटर ना तो हमको बाहर से अंदर गया हुआ दिखेगा या अंदर से बाहर आया हुआ दिखेगा, इसलिए उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा सेल के स्ट्रक्चर में या और भी किसी तरह का मूवमेंट में, ठीक है। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होता है उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। थर्ड क्या है स्टूडेंट? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लोगों को
ये जानना है कि ये सारी फिनोमिना कैसे होता है, ठीक है, या सेल के अंदर और बाहर जाने से वाटर कैसा इफेक्ट करता है। तो आप एक रेजिन किशमिश को आप जानते होंगे। किशमिश आपको दिखता होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन, वो श्रिंकेज उसमें रहता है, वो सिकुड़ा हुआ रहता है, ठीक। लेकिन आप सबको पता है कि किशमिश बनाया किससे जाता है, तो शायद आपको ये मालूम निश्चित रूप से होगा कि वो ग्रेप्स से बनता है। और आप ग्रेप का स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल स्वेलन रहता है, उसमें कहीं भी श्रिंकेज या रिंकल्स उसमें नहीं रहता, ठीक। अब आता है कि वो फिर किशमिश जब बनता है तो ऐसा क्यों हो जाता है। तो उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि ग्रेप्स को एक सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या तो साल्ट का या शुगर का तैयार करेंगे और उसमें किशमिश को उसमें डाल देंगे, जिसकी वजह से किशमिश के इनसाइड में वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है और आउटर का क्योंकि सॉल्यूशन बहुत गाढ़ा है इसलिए आउटर में वाटर परसेंटेज कम है। तो रिजल्ट के रूप में आप देखेंगे कि इनसाइड का वाटर आउटसाइड में जाने लगता है और ओवरऑल ये होता है कि उसमें ग्रेप्स में श्रिंकेज आ जाता है, ग्रेप्स सिकुड़ जाता है और वही बन जाता है किशमिश, ठीक है। बट वही किशमिश को फिर से आप कहाँ डाल दीजिए, वाटर में डाल दीजिए। अब वाटर बाहर में किशमिश का ज़्यादा है, अंदर वाटर कम है, इसलिए बाहर से अंदर वाटर आ जाएगा किशमिश के अंदर और किशमिश फिर से क्या हो जाएगा, स्वेलन हो जाता है। तो इसी टाइप से मूवमेंट होता है, ठीक है। अब आता है थोड़ा और आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्लांट हो, ठीक है, तो वो सब के सब जो वाटर गेन करते हैं वो ऑस्मोसिस से गेन करते हैं। यहाँ तक कि जो ये बड़े प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये जो एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर का फ्रॉम द सॉइल, उसमें भी ये देखा जाता है कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस उनके रूट्स में फॉलो होता है और इसी वजह से सॉइल में जो वाटर है वो रूट्स के द्वारा चढ़ करके थ्रू रूट्स ऑल द गोज थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इवेपोरेट, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें है। अब आता है इंपॉर्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल, ठीक है। उसमें कौन है रिस्पॉन्सिबल, तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एक्सचेंज ऑफ गैस और क्या स्टूडेंट, एक्सचेंज ऑफ वाटर, किसमें, लाइफ साइकिल, किसका, सेल का। तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है ज्यादा, डिफ्यूजन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन, अगर हम लोगों को ये सेल को न्यूट्रिशन एटमॉस्फेयर से प्राप्त करना है, गेन करना है, तो उसमें भी देखा जाता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से, बाहरी इन्वायरमेंट से सेल के इनसाइड में आते हैं, ठीक है। वहाँ भी आप कह सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस फॉलो होता है, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट सब्सटेंस इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो सेल का है, यानी सेल का जो बाहरी इन्वायरमेंट है उससे इनसाइड में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जब सब्सटेंस उसको मिलता है तो सेल के अंदर एनर्जी होता है ना, सेल में एनर्जी होता है, क्योंकि कोई भी लिविंग थिंग बेसिक यूनिट सेल है, यानी एक सेल में जैसा उसका परफॉर्मेंस होगा उसकी होल बॉडी वैसे परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रान के बारे में जब हम लोगों ने इतना पढ़ा कि इतना कुछ करता है, तो ये जानने की जरूरत है कि प्लाज्मा मेम्ब्रान बना कैसे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रान आप देखेंगे बहुत फ्लेक्सिबल होता है और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, बहुत फ्लेक्सिबल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनकर बना होता है। उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लिपिड कहते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लिपिड, ठीक है। और फिर लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी उसमें रहता है, ठीक है ना। तो अब आप बता पाएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रान या सेल मेम्ब्रान किससे मिलकर के बना है, तो लिपिड से या लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आप देखना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, तो हम अपनी नेट डाई में नहीं देख सकते, बल्कि उसके लिए एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए और उसके हेल्प से हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल जो सेल मेम्ब्रेन है वो फूड को भी इनगल्फ करने में, फूड को भी लेने में हेल्पफुल होता है, फूड को भी वो ले लेता है। ठीक है, या अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और भी दूसरे टाइप के मटेरियल को क्या करता है, वो ले लेता है। इस तरह के जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। ठीक है स्टूडेंट, क्या सीखा आपने कि जो इनगल्फिंग हो रहा है फूड मटेरियल का फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या वो क्या कर रहा हो और भी दूसरे टाइप के मटेरियल को जो बाहर से इनसाइड में लेता है, तो इस टाइप के जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा का नाम सुना होगा, अमीबा इसी प्रोसेस का मदद लेता है, हेल्प लेता है अपने फूड को इनगल्फ करने में, अपनी बॉडी के अंदर लेने में। ठीक है, तो इस तरह से हम एक सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या चीज से वो मिलकर के बना है, और एज वेल एज व्हाट इज द वर्किंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट सेल वॉल। क्या कहेंगे? सेल वॉल। आज ये लास्ट टॉपिक होगा सेल वॉल, इसको पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो अगला न्यूक्लियस होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या चीज तक कहा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, तो सेल वॉल पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसका थोड़ा कनेक्शन है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है स्टूडेंट कि सेल वॉल जो है वो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में नहीं, प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक एडिशन पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे है उसी के साथ ये बाहर में एक प्रोटेक्टिव और लगा रहता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तुलना में कंपेयर में थोड़ा रिजिड होता है। ठीक है, उसी के ऊपर कवर किए हुए रहता है, इसी को सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, अब आता है प्लांट सेल बना किससे होता है, तो मेनली रूप से वो सेलुलोज से बना रहता है। ठीक है, और सेलुलोज क्या है, तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्राप्त करता है, एक प्लांट के सेल को मजबूती देता है। ठीक है ना, यही वजह है कि प्लांट से आप किसी प्लांट को नहीं देखते होंगे, वो हम लोग की तरह कपड़े पहनते हैं, हम लोग वाटर में बहुत देर तक रहते हैं तो हमारे हाथों में श्रिंकेज आ जाती है। ठीक है, हमारे हाथ में जिसको हम लोग फूलना कहते हैं, तो इस तरह की घटनाएं हो जाती है। बट प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता, वो ठंडा बरसात सब दिन रह रहता है, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इसका रीजन है कि उसके जो सेल है उसमें सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, जब लिविंग प्लांट जो होता है लूज करता है वाटर को ऑस्मोसिस से, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, श्रिंकेज आ जाता है, और श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो पूरे सेल में आता है, न कि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में आता है। ठीक है, इस टाइप के जो फिनोमेना है उसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्या सीखा कि जब कोई लिविंग सेल अपने अंदर से, या सीधे सीधे लिविंग प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, लिविंग प्लांट सेल अगर अपने अंदर से लूज करता है वाटर, ठीक है, तो उससे उसके पूरे सेल में कॉन्ट्रैक्शन आता है। इस फिनोमेना को, ठीक है, इस फिनोमेना को जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस
प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि इस फिनोमेना को आपको अगर ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए एक्टिविटी करना है। ठीक है, कि कैसे होता है, मतलब किसी सेल को आप उसके अंदर की वाटर को रिमूव करेंगे। ठीक है, तमाम उसका एग्जामिन करने का तरीका है। तो उसमें आप देखेंगे कि जब वो लिविंग कंडीशन रहता है तब तक तो उसमें श्रिंकेज आती है, लेकिन जैसे ही वो बॉयल कर दिया जाए सेल को डेड कर दिया जाए, तब उसमें ये घटना, एक फिनोमेना नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि केवल लिविंग सेल में ही आपको प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। ठीक है, जो डेड हो जाएगा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा एक सेल वॉल का भी जो सेक्शन है, स्मॉल सा छोटा सा सेक्शन, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जब वाटर सेल के अंदर इनसाइड प्रवेश करते हैं तो वो स्वेलन हो जाता है। तो ये देखने को मिलता है कि जो वाटर रहते हैं वो सेल वॉल के वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, वो तो कहीं भी देखने को मिलेगा। जैसे आप किसी कंटेनर में वाटर को फिल कर देंगे तो कंटेनर के वॉल पे वाटर के मॉलिक्यूल प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो ये कोई बहुत वो नहीं है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज हम लोगों का न्यूक्लियस, जो लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बस आज यहीं तक इस लेक्चर को रोका जा रहा है, बट आप लोग इसको कंप्लीट सुनेंगे और उसके बेस पे चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बीच में एक क्वेश्चन भी आ गया है पेज नंबर 61 के टॉप राइट कॉर्नर पे। ठीक है, 1 और 2 दो क्वेश्चन है, तो आप उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके।